नमस्कार दोस्तों, हमारे इस YouTube चैनल में आप सबका स्वागत है। संविधान की श्रृंखला में हम भाग 5 पे आ चुके हैं। अभी तक हमने भाग 4 तक की पूरी तरह चर्चा कर चुके हैं। अब भाग 5 में हम संघ की कार्यपालिका को देखेंगे। यदि आप हमारे इस चैनल पे नए आए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और अपने दोस्तों में शेयर कर दें। तो चलते हैं, अब देखेंगे संघ की कार्यपालिका। संघ की कार्यपालिका का वर्णन भाग 5 में किया गया है। भाग 5 में आर्टिकल 52 से 78 के बीच में संघ की कार्यपालिका का वर्णन किया गया है। संघ की कार्यपालिका में सिर्फ राष्ट्रपति ही नहीं आते हैं, इसके साथ राष्ट्रपति के साथ आते हैं उपराष्ट्रपति भी आते हैं, मंत्रिपरिषद भी आती है और महान्यायवादी भी कार्यपालिका के अंतर्गत आते हैं संघ की। इसमें इस वीडियो में हम मुख्य रूप से राष्ट्रपति की चर्चा करेंगे, जो कि राष्ट्रपति आर्टिकल 52 से 62 के बीच में विशेष रूप से इसका प्रावधान किया गया है। जो राष्ट्रपति होता है वह कार्यपालिका का प्रमुख होता है। राष्ट्रपति कार्यपालिका का प्रमुख होता है, किंतु अगर वास्तविक कार्यपालिका को माना जाए तो वह प्रधानमंत्री को माना जाता है। कार्यपालिका का वास्तविक प्रमुख प्रधानमंत्री को माना जाएगा, किंतु उस तरह कहे तो कार्यपालिका का प्रमुख तो राष्ट्रपति को माना जाता है। अब आगे देखते हैं, जो संसद होता है यह संसद का मुख्य अंग होता है राष्ट्रपति। जो संसद होता है वह लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से मिलकर बना होता है। तो इस प्रकार से राष्ट्रपति होता है यह संसद का एक प्रमुख अंग होता है। अब आर्टिकल 52 से 62 के बीच में जब राष्ट्रपति को दिया गया है प्रावधान, तो आर्टिकल 52 को हम देखते हैं। आर्टिकल 52 में कहा गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा, जो भारत का एक नेतृत्व देने के लिए देश का, उसमें एक राष्ट्रपति का निर्वाचन किया जाएगा। तो भारत का एक राष्ट्रपति होगा। आगे कहा गया है आर्टिकल 53 में, उसमें कहा गया है संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। ऐसा जैसे कि यदि कोई नियुक्त किया जाता है, जैसे कि उपराष्ट्रपति का या फिर महान्यायवादी का, तो ये राष्ट्रपति का कार्य होता है। राज्यपाल का नियुक्ति भी यही करते हैं। इसके अलावा जो न्यायाधीश होते हैं और सुप्रीम कोर्ट के और हाई कोर्ट के न्यायाधीश होते हैं, उनकी नियुक्ति भी राष्ट्रपति करता है। इसके अलावा देश के बाहर जो संधियां होती है वो भी राष्ट्रपति के नाम से किया जाता है। इसलिए कहा जाता है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में ही निहित होती है। आर्टिकल 54 को देखते हैं। आर्टिकल 54 में कहा गया है कि राष्ट्रपति का निर्वाचन किया जाएगा किस विधि से। उसमें कहा गया है कि भाग एक निर्वाचक मंडल होगा, यही निर्वाचक मंडल राष्ट्रपति का चुनाव करवाएगा। अब इस निर्वाचक मंडल में लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य होंगे। मनोनीत को नहीं जोड़ा जाएगा। इसमें सिर्फ लोकसभा में और राज्यसभा में जो निर्वाचित होकर आते हैं सदस्य, उनका वोटिंग किया जाएगा। इसके अलावा विधानसभा के जो निर्वाचित सदस्य होते हैं, जिनको जनता चुनता है, वो इस वोटिंग में भाग ले सकते हैं। इसके अलावा दिल्ली, पुडुचेरी जिसमें विधानसभाएं हैं, इनके मुख्यमंत्री इसमें विधानसभा सदस्य जो भी हैं वो इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। इसके अलावा जम्मू कश्मीर में भी विधानसभा गठित करने का प्रावधान किया गया है। यद्यपि उसमें अभी विधानसभा का गठन नहीं किया गया है, इसलिए जम्मू कश्मीर को जोड़ा नहीं गया है। किंतु आगामी समय में जम्मू कश्मीर में जब विधानसभा का निर्माण हो जाएगा तो यहाँ के सदस्य निर्वाचित होकर आएंगे, तो वो भी राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेंगे। तो इस तरह से देखें तो राष्ट्रपति के निर्वाचन में लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, इसके अलावा दिल्ली, पुडुचेरी और जम्मू कश्मीर के निर्वाचित सदस्य विधानसभा के
पार्टिसिपेट करेंगे। और कहा गया है कि राष्ट्रपति का जो निर्वाचन होता है, राष्ट्रपति का निर्वाचन अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के द्वारा होगा। इसके अलावा एक और पद्धति है एकल संक्रमणीय हस्तांतरण पद्धति। इसको हम विस्तृत रूप से देखते हैं। राष्ट्रपति का अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के तहत जो गठन किया जाता है, चुनाव किया जाता है, तो उसमें पहले अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली की विस्तृत चर्चा किस प्रकार से होगा इसको हम देखते हैं। इसके लिए सर्वप्रथम हमें जो है विधानसभा के एक सदस्य की जो है मत का मूल्य जानना होगा। इसके बाद जो है संसद के एक सदस्य का मत मूल्य जानना होगा। तो उसके द्वारा ही एकल संक्रमणीय हस्तांतरण पद्धति से राष्ट्रपति का चुनाव होगा। सबसे पहले विधानसभा सदस्य के एक सदस्य का जो है मत मूल्य अगर हमें निकालना है तो वह होगा राज्यसभा की जितनी राज्य की जितनी जनसंख्या है और उसमें विधानसभा की सीट गुणे 1000 यदि हम कर देंगे तो एक विधानसभा सदस्य का मत मूल्य निकल आएगा। जैसे कि एग्जाम्पल अगर हम मान लें, यदि एक राज्य में जो कोई भी राज्य ले ले तो उसकी जो जनसंख्या है यदि मान ले 5 करोड़ है, और इसमें जो है इस राज्य में 500 इसमें विधानसभा सीट है और इसको जो है 1000 से हम गुणा कर देते हैं। तो इस प्रकार से हम देखते हैं वह आ जाता है 3 इधर कट गया, 2 इधर, तो 100 जो है मत मूल्य आ जाएगा। एक विधानसभा सदस्य का मत मूल्य जो है 100 आ जाता है। और इसी तरह जो है अब हम एक संसद का मत मूल्य निकाल लेते हैं। एक संसद का मत मूल्य निकालने के लिए सभी राज्यों के विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों का मत मूल्य, जैसे कि एक राज्य का हम निकाल लिए हैं तो उसका मत मूल्य आ गया हमारा 100 आ गया है। तो इसी तरह सभी राज्यों में जितने भी विधानसभा सदस्य हैं उनके मत मूल्य को निकाला जाएगा। उसको जो है राज्यसभा और लोकसभा के निर्वाचित जितने भी सीट है उससे भाग दे दिया जाएगा। इसका भी उदाहरण हम देख लेते हैं। अब जो है 100 जो है निकला है विधानसभा के एक सदस्य का मत मूल्य। अब मान लीजिए यहाँ पे टोटल है जो 500 मान लेते हैं विधानसभा के सदस्य सीट है, तो यहाँ से आ जाएगा सभी राज्यों के विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों का मत मूल्य। समझ लीजिए 500 सीट है और एक सदस्य का मत मूल्य जो है 100 है और इसको जो है राज्यसभा और लोकसभा के निर्वाचित सदस्य संख्या से हम भाग देंगे। लोकसभा में जो है 550 मान लीजिए और राज्यसभा में 250 सदस्य संख्या है, तो इसको हम जोड़ देते हैं 800 हो जा रहा है, 800 हो जा रहा है। अब इसको देखते हैं, 2 जीरो से 2 जीरो काट देते हैं, इससे गुणा कर देंगे तो 500/8 और इसको हम भाग दे देते हैं। यदि पे पूरा नहीं कटेगा तो 8 तो लगभग 62 जो है सीट आ जाएगा। तो इस तरह से एक संसद का मत मूल्य निकाला जा सकता है। अब आगे हम देखेंगे कि किस तरह जो है एकल संक्रमणीय हस्तांतरण पद्धति के द्वारा राष्ट्रपति का चुनाव होगा। मान लीजिए कि राष्ट्रपति के चुनाव में 4 कैंडिडेट खड़े होते हैं चुनाव के लिए, जिसमें ए है, बी है, सी है और डी है। और हम यह भी मान लेते हैं कि जो है टोटल जो सीट है लोकसभा और राज्यसभा के जो सदस्य हैं वो राष्ट्रपति के चुनने के लिए तो 500 जो है 500 टोटल मान लेते हैं। ये जो है सदस्य संख्या है टोटल। अब
जो है अलग से जो बहुमत आने के लिए हमको चाहिए 151 सीट हमको पूरी तरह चाहिए। तो देख लेते हैं राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए जो है 4 कैंडिडेट खड़े हुए हैं, जिनको जो है 100 और 200 और फिर जो है 50 एक को मिल जाता है। तो ये हो गए कितना 300-350 हो गए और मिल जाता 350, 150 डी को मिल जाता है। तो इस तरह टोटल जो है 50 हो गए हैं। 500 जो है सदस्य का जो है वोट हो गया है। इसमें अब देख लेते हैं सबसे कम जो प्राप्त किया है उसको। इसका जो फिल किया जाता है, एक फॉर्म मिलता है, उसमें ऐसे बना रहता है। तो एक कैंडिडेट भरता अपना उम्मीदवार, जिससे ए हो गया, सी हो गया, बी हो गया और डी हो गया। अगर ए वाला कैंडिडेट नहीं जीतता तो इसका जो है मत मूल्य ट्रांसफर होके जिसका जिसका दूसरे नंबर पे रहेगा उसको ट्रांसफर हो जाएगा, सी को ट्रांसफर हो जाएगा। यदि सी नहीं जीतता तो बी के पास ट्रांसफर हो जाएगा स्कोर। इस तरह से हस्तांतरण होता रहेगा। तो इसमें मान लीजिए एक को मिला 100, बी को मिला 200, सी को मिला 50 और डी को मिला 150। इस तरह से 500 जो है वोटों का बंटवारा हुआ। इसमें अब 5 जो सी को मिला है, सी वाला कैंडिडेट सबसे कम है, इसके मत मूल्यों को हम जो है हटा लेते हैं और इसको देखते हैं। मान लीजिए वह जो है एक को दिया है 30, ए को दे दिया 30 अपना मत मूल्य, बी को 10 दिया है और डी को 10 दिया है। अब इनको जोड़ लेते हैं। ए को मिल गया 130, बी को मिल गया 210 और डी को मिल गया 160। अब सबसे कम इसमें किसका है? इसमें है सबसे कम जो है ए का मत मूल्य 130 है। अब 130 को जो है फिर से विभाजन करेंगे। अब 130 का अगर हम करते हैं तो मान लीजिए ए वाला जो देता है अपना वोट, सी को देता है 50 और सी को नहीं, डी को देता है 50 और इसको देता है 70, 7 5 12, इसको 60 देता है। डी को देता है 60 और बी को देता है 70। इस तरह से अब जोड़ लेते हैं फिर से हम। तो इसका आ जाता है 280 सीट जो है बी को मिल जाता है और डी को मिलता है 220 वोट। इस प्रकार से बी को सबसे ज्यादा यानी कि जो बहुमत के लिए चाहिए था 251 सीट, उसमें से 280 सीट जो है मिल गई, यानी कि इसको बहुमत में आ गया है। इस तरह से जो व्यक्ति सबसे ज्यादा वोट पाएगा यानी बहुमत सबसे जल्दी पा जाएगा, वही जो है विनर माना जाएगा। इस तरह से राष्ट्रपति का निर्वाचन को हमने देखा है। अब आगे देखते हैं आर्टिकल 55। आर्टिकल 55 में कहा गया है राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति कैसी होगी। तो अभी हमने चर्चा किया कि जो राष्ट्रपति की निर्वाचन की पद्धति होगी वह एकल संक्रमणीय हस्तांतरण पद्धति होती है। अब आगे देखते हैं आर्टिकल 56। आर्टिकल 56 में कहा गया है कि राष्ट्रपति का जो कार्यकाल होता है कितने वर्षों के लिए होगा। तो राष्ट्रपति का जो कार्यकाल होता है वह 5 ईयर के लिए होता है। हालांकि जब यदि राष्ट्रपति का पद आकस्मिक रूप से खाली हो जाए तो अस्थायी रूप से जो आते हैं उपराष्ट्रपति इस पे निर्वाचित होते हैं तो 6 मंथ के लिए होते हैं, 6 महीने के लिए उनको निर्वाचित किया जाता है। आगे देखते हैं आर्टिकल 57। आर्टिकल 57 में कहा गया है राष्ट्रपति के पुनर्निर्वाचन की पात्रता क्या होगी। राष्ट्रपति को यदि फिर से निर्वाचित किया जाता है तो उसकी पात्रता या योग्यताएं क्या होनी चाहिए। तो वही होनी चाहिए वह भारत का नागरिक हो, उसकी आयु कम से कम 35 वर्ष हो और वह लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यताएं रखता हो। ऐसा जो है आर्टिकल 57 में बताया गया है। अब आर्टिकल 58 में क्या कहा गया है कि राष्ट्रपति के पद के लिए अर्हताएं क्या होनी चाहिए। एक राष्ट्रपति का यदि कोई चुनाव लड़ता है तो उसकी क्या क्या अर्हताएं होनी चाहिए। तो पहला वह भारत का नागरिक हो। इसमें ये जरूरी नहीं है कि जो व्यक्ति
राष्ट्रपति के चुनाव लड़ना चाह रहा है तो वह भारत का मूल रूप से ही नागरिक हो, यानी कि बात किया गया है भारत के नागरिक। तो राष्ट्रपति के चुनाव में जो है ऐसा भी व्यक्ति भाग ले सकता है जो विदेश से आकर यहाँ नागरिकता को ग्रहण किया है। और आगे बताया गया है राष्ट्रपति के लिए जो न्यूनतम आयु होगी वह 35 वर्ष निर्धारित की गई है। कम से कम किसी व्यक्ति को राष्ट्रपति बनने के लिए 35 वर्ष का उम्र चाहिए। और अगली अर्हताएं बताया गया है कि लोकसभा सदस्य बनने की योग्यताएं वह रखता हो, जो राष्ट्रपति का चुनाव लड़ रहा है उसकी योग्यता कम से कम इतनी हो गई हो कि वह लोकसभा का सदस्य बनने की योग्य हो। आगे आर्टिकल 59 में कहा गया है राष्ट्रपति के पद की शर्त को बताया गया है। आर्टिकल 59 में राष्ट्रपति का पद जो होता है बहुत गरिमामयी पद होता है। इनको जो है जो आवास दिया जाता है उसका जो है पैसा नहीं लिया जाता। इसके अलावा इनको सभी जो कर होते हैं उससे मुक्त रखा जाता है। इनको मोबाइल, फोन और जो है आवागमन के जितने भी संसाधन इनको मिलते हैं वो भी मुक्त रहते हैं। इसके अलावा जो है इनको सुरक्षा भी प्रोवाइड किया जाता है, तो इनके तनख्वाह से नहीं किया जाता है। इनकी तनख्वाह को किसी भी हालत में कम नहीं किया जा सकता है। अब आगे देखते हैं आर्टिकल 60 में कहा गया, अनुच्छेद 60 में शपथ की बात किया गया है। राष्ट्रपति की शपथ कैसे होगी? जब राष्ट्रपति निर्वाचित हो जाता है तो उसको जो है शपथ दिलाने के लिए सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को बुलाया जाता है। मुख्य न्यायाधीश वही जो है सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा ही राष्ट्रपति को शपथ दिलाया जाता है। अब आगे है आर्टिकल 61, उसमें कहा गया है महाभियोग। महाभियोग प्रक्रिया एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है। तो यदि जो है यहाँ पे राष्ट्रपति के महाभियोग से संबंधित जो प्रस्ताव है संसद के किसी भी सदन में लाया जा सकता है, यानी कि लोकसभा या फिर राज्यसभा में किसी में लाया जा सकता है। किंतु यह प्रस्ताव लाने से पूर्व 2 कंडीशन फुलफिल करना पड़ेगा। पहला यह होगा कि यह प्रस्ताव लाने से पहले जिस भी सदन में लाया जा रहा उसके 1/4 सदस्यों द्वारा उस पर हस्ताक्षर किया गया हो। और दूसरी शर्त यह होगा कि 14 दिन पूर्व 14 डे पहले जो है राष्ट्रपति को यह सूचित किया जाएगा कि आपके नाम से महाभियोग लाया जा रहा है। तो ये 2 कंडीशन जब फुलफिल होगा तो मान लीजिए लोकसभा में वह प्रस्ताव आता है और लोकसभा में जो प्रस्ताव आया उसको जो है 2/3 बहुमत से पारित होना पड़ेगा। यदि 2/3 बहुमत से यह पारित हो जाता है तो जो है यहाँ की अध्यक्ष जो है आगे राज्यसभा में सेंड करेंगे इस प्रस्ताव को। और राज्यसभा में भी यदि यह 2/3 से पास हो जाता है तो राष्ट्रपति का महाभियोग जो प्रस्ताव है वह पारित माना जाएगा। और इसके बाद जो है राष्ट्रपति को स्वतः त्यागपत्र देना पड़ेगा। महाभियोग का जो प्रस्ताव है या किसी भी न्यायालय में दाखिल या अपील नहीं की जा सकती है। और आगे अब देखते हैं, अभी तक यदि बात करें हम हमारे यहाँ किसी भी राष्ट्रपति को महाभियोग द्वारा हटाया नहीं गया है, तो यह बहुत ही अच्छी बात है कि हमारे देश में किसी भी व्यक्ति पर नहीं लगा। आगे देखते हैं आर्टिकल 62। आर्टिकल 62 में कहा गया है यदि राष्ट्रपति का पद आकस्मिक रूप से खाली हो जाता है, रिक्त हो जाता है, तो आकस्मिक पद रिक्त होने का क्या आशा है? यदि राष्ट्रपति अचानक जो है किसी निजी कारण से त्यागपत्र दे दे या फिर महाभियोग द्वारा उनको हटाया जाने का प्रस्ताव पारित हो जाए या फिर उनकी जो है आकस्मिक मृत्यु हो जाए, तो इन कंडीशनों में राष्ट्रपति का जो पद होता है वह रिक्त हो जाएगा। और जब एक पद रिक्त हो जाएगा तो इसमें क्या होगा, इसके स्थान पे उपराष्ट्रपति का निर्वाचन हो जाएगा।
उपराष्ट्रपति को इस पद पर जो है बैठा दिया जाएगा और 6 मंथ के अंदर, 6 महीने के अंदर राष्ट्रपति का जो है निर्वाचन किया जाएगा। और ये भी एक तथ्य महत्वपूर्ण हो जाता है कि जो राष्ट्रपति होता है, यदि एक बार वह राष्ट्रपति बन जाता है तो दोबारा भी वह राष्ट्रपति के पद के निर्वाचन के योग्य रहता है। तो इस तरह हमने राष्ट्रपति का पार्ट 1 वीडियो देखा है। अब इससे संबंधित जो इसके विशेषाधिकार हैं और इसकी जो शक्तियां हैं उसको हम अगले वीडियो में देखेंगे। यदि हमारा ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसको जरूर लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। नमस्कार।